लाइट गोज इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे ही कोई मीडियम आया लाइट ने अपना रास्ता बदल लिया। ऐसा क्या हुआ? तो चलिए देखते हैं लाइट ने ऐसा क्यों किया और रिफ्रैक्शन की कहानी बाबा जी की जुबानी शुरू करते हैं। देखो यार, रिफ्रैक्शन बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने बहुत बार सुना है इसके बारे में। एक बार जल्दी से रिकैप ले लेते हैं उस चीज का। हम क्या कहते हैं, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अब मीडियम मतलब क्या? पार्टिकल का अरेंजमेंट। भाई लाइट के पास आंखें नहीं होती, पार्टिकल का अरेंजमेंट बदल जाता है तो मीडियम बदल जाता है हमारे पास। सो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डिविएट हो जाती है, भटक जाती है, इधर उधर हो जाती है, और यही फिनोमेना कहलाती है अपने पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो देखो, मीडियम को अपन लोग दो कैटेगरी में रखते हैं, रेयरर और डेंसर। ऑल्दो ये रिलेटिव टर्म है, बट अपन को पता है दो तरह के मीडियम है अपने पास, रेयरर और डेंसर। अगर आपकी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, अगर ये जा रही थी सीधी, अब ये डेंसर से रेयरर हो गया तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाएगी, और ये हो गया आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हो गया आपके पास एंगल ऑफ डिविएशन। जा रही थी ऐसी, मगर हुआ ये कि रेयरर मीडियम में गई तो वो नॉर्मल से अवे बैंड हो गई। कितने एंगल से अवे बैंड हो गई? डेल्टा से, जो हो जाएगा आपके पास r माइनस आई। सो इसकी वैल्यू हो गई r माइनस आई। मगर अगर अपन लोग यहां पर देखें तो ये अब जा रही है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये आपके पास हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जा तो रही थी सीधी मगर बैंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल, और ये एंगल है आपके पास एंगल ऑफ डिविएशन, और इसकी वैल्यू आती है आपके पास i माइनस आर। सो यहां पर i बड़ा है जब आप रेयरर से डेंसर जाते हो, यहां पर r बड़ा है जब आप डेंसर से रेयरर जाते हो। अल्टीमेटली कहानी तो ये कह रही है आपसे कि जब भी आपने मीडियम बदला, लाइट ने कहा कि मैं अपना रास्ता बदलने वाली हूं, और उस फिनोमेना को आपने कहा क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका कॉज क्या है? तो इसका कॉज है हमारे पास चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, और कुछ नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मत लिखना, वेवलेंथ मत लिखना, लिखना है तो जो सही रीजन है वो लिखना, और वो है द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जब स्पीड ऑफ लाइट बदल जाती है तो इसी वजह से वो अपने पाथ से डिविएट हो जाती है। अब अगर अपन लोग देखें तो अपने पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं, और यहां पर आपका इंट्रोडक्शन होने वाला है पापा ऑफ रिफ्लेक्शन से, और यहां आपका इंट्रोडक्शन होने वाला है पापा ऑफ रिफ्रैक्शन से। सो यहां पर बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं जाने वाला जिसमें अब स्नेल्स लॉ की बातें ना हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला रिफ्रैक्शन का जहां पर स्नेल्स लॉ की बातें ना हो। सो फर्स्ट लॉ तो अपन से सिंपली वही कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। क्योंकि अगर सेम प्लेन में नहीं होगा तो इंसिडेंट रे ये है, नॉर्मल ये है, एंगल हमेशा बनेगा 90 डिग्री, या फिर किसी और एंगल पर बनाओगे तो हम क्लियरली कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारा जो नॉर्मल है वो नॉर्मल होना चाहिए किस में? उसी के प्लेन में, पहली बात। दूसरी चीज, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो हमारे पास लॉ है स्नेल्स लॉ, ये हमसे ये कहता है कि जब हमारी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ये अपने पास नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। सो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज एन ऑब्जर्वेशनल बेस्ड लॉ. So sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant for given pair of medium, and which is known as refractive index of second medium with respect to first one. So ये आपके पास आ गया स्नेल्स लॉ। फिर से सुन लो अच्छे से, स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ ये कहता है कि sine of angle of incidence to sine of angle of refraction for a given pair of medium is constant, and this is known as refractive index of second medium with respect to first. Sin I by sin R is equals to रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एंट्री हो चुकी है पापा ऑफ रिफ्रैक्शन की। जैसे हर मुसीबत में निकाल कर लेकर आते हैं पापा, वैसे ही हर मुसीबत में रिफ्रैक्शन से निकाल कर लेकर आएंगे अपन को स्नेल साहब। अब यहां पर आता है अपने पास दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसे अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज दैट कैरेक्टरिस्टिक व्हिच डिसाइड्स द स्पीड ऑफ लाइट इन इट। मतलब कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ऑफ लाइट वहां पर ज्यादा हो जाएगी। और यही बताता है अपन को कि डेंसर है कि रेयरर है। ऑल्दो स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई, डेंसर हो गया, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ गई, रेयरर हो गया। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अपने पास, ये दो तरह का होता है।
है दोस्तों। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप निकाल रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट के, जैसे ग्लास को विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहां पर ए म्यू जी, या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में आप निकालो। अब आप कहोगे बाबा जी आपने यहां म्यू लिख दिया, अभी पहले एन लिखा हुआ था, कंफ्यूजन नहीं यार, कई बुक्स में इसको एन लिखते हैं, कई बुक्स में इसको म्यू लिखते हैं, दोनों से लिखा जा सकता है। मैं यहां पर यह भी लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। कुछ नहीं लिखा है तो वो एब्सोल्यूट ही है। मगर अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो, जैसे सपोज करो ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, या फिर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो डायमंड का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या ग्लास, किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में, मतलब कि पहला मीडियम एयर ना हो, उसके अलावा कुछ और हो, तो उसे अपन बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ पॉइंट और, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगा, और अगर एयर है तो 1 होगा। जो हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर आप डेंसर का निकालते हो रेयरर के रिस्पेक्ट में तो वो ग्रेटर देन 1, अगर आप रेयरर का निकालते हो डेंसर के रिस्पेक्ट में तो लेस देन 1, और अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो ये आता है इक्वल टू 1। मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन हैव एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1, मगर एब्सोल्यूट की हमेशा 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 ग्रेटर देन 1 ही होने वाली है। क्योंकि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मीडियम पर। भैया ऑप्टिकल डेंसिटी एक वर्ड होता है, ये ध्यान से सुनो अब जो मैं बोलने जा रहा हूं। ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी अलग अलग चीजें होती हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हुई तो वो ज्यादा डेंसर मीडियम होता है एज कंपेयर टू मास डेंसिटी। अगर अपन बात करें तो जैसे कि केरोसिन फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो केरोसिन की अगर अपन बात करें तो उसकी मास डेंसिटी कम है क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है, भाई तैर रहा है पानी के ऊपर, मगर ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। सो ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, और मास डेंसिटी से कंफ्यूज मत होना, ये ऑप्टिकल डेंसिटी की बातें होती हैं, ये ऑप्टिकल डेंसिटी मास डेंसिटी से अलग होता है। अगर अपन बात करें कलर ऑफ लाइट, तो यहां पर ये कलर ऑफ लाइट या वेवलेंथ ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है। मतलब या तो वो बोलते कलर या वेवलेंथ। आज के बाद दिमाग में बिठा लो, जब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होगी तब तब वेवलेंथ या कलर एक ही बात है। कलर या वेवलेंथ की बातें होनी ही है और कुछ नहीं है। मैं बोलूं क्रिटिकल एंगल म्यू पर डिपेंड करता है तो आप बोलोगे कलर और वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। मैं आपसे कहूंगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट म्यू पर डिपेंड करता है तो आप बोलोगे कलर और वेवलेंथ पर भी डिपेंड करेगा। सो जहां जहां म्यू आएगा वहां उसका सगा भाई आने वाला है पिक्चर में, वेवलेंथ। और यहां पर म्यू का वेवलेंथ के साथ एक फॉर्मूला होता है, इसे कॉचीज फॉर्मूला कहते हैं, और ये अपन से ये कहता है कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा। अगर अपन लोग बात करें विबग्योर की, VIBGYOR, सो विबग्योर की अगर अपन लोग बात करें तो ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसका मतलब है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। आप रेड के लिए जाओगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और हमारा हीरो आज हमने डिसाइड कर लिया रेड है, क्योंकि सबसे कम डिविएट अगर कोई होगा तो वो रेड होगा। इसीलिए डेंजर सिग्नल्स भी अपन लोग किसके बनाते हैं? रेड कलर के बनाते हैं। पीछे जो टेल लाइट लगी होती है वो भी हमारे पास रेड कलर की होती है क्योंकि वो सबसे कम डिविएट होगा, सबसे ज्यादा दूर तक दिखाई देगा। सो ये हमारे पास एक और कहानी आई, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आई। साथ में अपने पास टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, भाई पीछे किसी ने तुम्हारे पिछवाड़े में आग लगा दी तो चखना शुरू कर दोगे कि नहीं? वैसे यहां होगा। यहां क्या हुआ, मीडियम में जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्टिकल्स ने कहा, पार्टिकल हिलना शुरू हो गए, तो उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। सो आपके पास किस किस चीजों पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है? मटेरियल पर डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर अपन देखें कलर और वेवलेंथ, उसका भाई आ गया यहां पिक्चर में, और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, वेवलेंथ बढ़ाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और मटेरियल पर तो कर ही रहा है। इसके बाद अपने पास अब आता है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। बहुत सिंपल, बिल्कुल सीधे सीधे, अपन को इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। 1 म्यू 2, पहले कौन आया 1, तो स्पीड इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड इन मीडियम 2, दैट्स इट। आपको दिखाया जाएगा ए म्यू जी। ओहो, ए म्यू जी मतलब स्पीड इन एयर, क्योंकि पहले एयर आया। सेकंड में ग्लास अपॉन स्पीड इन ग्लास। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं,
ए म्यू जी लिखा है, ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दैट्स इट। अगर अपन से कोई इस पे क्वेश्चन भी पूछ ले, अपन को एयर में स्पीड पता है, वैक्यूम में स्पीड पता है, 3 × 10⁸ होती है, यहां रख देंगे, इसकी म्यू की वैल्यू रख देंगे, तो स्पीड उस मीडियम में भी निकल कर आ जाएगी। इसके बाद अगर अपन लोग देखें, मुझसे कोई कहे नहीं यार स्पीड के साथ साथ वेवलेंथ में भी रिलेशन बता दो, तो यार वेवलेंथ का रिलेशन भी क्या है, अगर 1 म्यू 2 है तो ये वेवलेंथ इन मीडियम 1 अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम 2, दैट्स इट। इसमें भी अपन को बिल्कुल सिंपल रहना है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है ए म्यू जी, तो ये हो जाएगा वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन ग्लास। तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि वेवलेंथ के टर्म्स में क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में क्या करेंगे, सीधे सीधे आंसर निकल कर आएगा। अब अपने पास आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी कि अगर लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही थी, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या 1 है, ये अपने पास मीडियम 2 है। अब अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रही थी, ऑब्वियसली ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है अपने पास, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने बना भी दिया। और मैंने कहा था अगर किसी डेरिवेशन को करना है तो इधर आपके लिए एक ही बूटी है और वो है स्नेल्स लॉ, तो लगा दो स्नेल्स लॉ। अगर आप देखो जब रे 1 से 2 में जा रही थी तो 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ। मगर मैंने किसी भी तरह से, अब ज्यादा मत सोचना कि कैसे आपने रास्ता बदल दिया, मैंने अगर इसमें यहां पर कहीं से मिरर लगा दिया, यानी ये नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, जैसी आई वैसी की वैसी रे वापस चली गई, तो जब ये वापस जाएगी तो ये हो जाएगा आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर का मतलब क्या, एक सिंबल है, जब वापस जा रहे हो आप तो ये इंसिडेंस है और ये रिफ्रैक्शन है। तो अब आप जब 2 से 1 में जाओगे तो इसको लिखोगे 2 म्यू 1 इज इक्वल टू साइन, एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास आई है, क्योंकि उल्टा हो गया ना, अब ये इंसिडेंस की तरह काम करेगा और ये रिफ्रैक्शन की तरह काम करेगा। सो 2 म्यू 1 हो गया साइन आर बाय साइन आई। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर इंटू साइन आर बाय साइन आई। साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल। 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इज इक्वल टू 1, या फिर 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू 1, दैट्स इट, कहानी खत्म। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए म्यू जी इज इक्वल टू 3/2, तो भैया जी म्यू ए क्या होगा, उल्टा कर दिया आपने, उल्टा कर दिया तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ए म्यू जी, अब जी म्यू ए लिख रहा हूं मैं, तो ये 3/2 की जगह हो जाएगा 2/3। कहानी खत्म हो गई दोस्तों, अपना काम भी हो गया और पूरा काम हो गया। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडियम, अलग अलग मीडियम्स हैं। यहां पर आप कह सकते हो कि ये आपके पास है मीडियम 1, ये है मीडियम 2, ये है मीडियम 3 और ये है मीडियम 4। और फाइनली ये जो मीडियम 4 है ये एक्चुअली 1 ही है, ठीक है। अब मैं 1 से 1 में ही जा रहा हूं, अल्टीमेटली 2 मीडियम से होते हुए। मैंने आपसे कहा कि मुझे इसके लिए रिफ्रैक्शन की बात करनी है। सो भाई ये हो गया आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट वाले के लिए, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो अगर आप 1 से 2 में जा रहे हो तो ये हो जाएगा आपके पास 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1। कुछ नहीं करना, सिर्फ स्नेल्स लॉ लगा दो। अगर आप 2 से 3 में जा रहे हो तो ये हो जाएगा आपके पास R1 था तो ये R1 और ये आपके पास हो गया R2। सो अल्टीमेटली आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बाबा जी साइन 2 म्यू 3 इज इक्वल टू साइन R1 अपॉन साइन R2, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस है R1 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R2, साइन R1 बाय साइन R2। अगर आप फिर से 3 से 1 में जा रहे हो, मतलब कि ये 3 है और ये 1 हो गया आपके पास, तो ये आपके पास R2 है और ये आपके पास एंगल ऑफ इमर्जेंस है, क्योंकि ये रे आपस में पैरेलल हैं, इसीलिए E और I, मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के यहां पर बराबर है। तो अगर आप देखो तो साइन व्हेन रे गोज फ्रॉम 3 to 1 आपके पास आ जाएगा 3 म्यू 1 इज इक्वल टू साइन R2 अपॉन साइन E, और साइन E मैंने आपको बता दिया है कि ये जो अपने पास E है ये बेसिकली I के बराबर है। अब कुछ मत करो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 1 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन R1, साइन R1 बाय साइन R2, साइन R2 बाय साइन E। यहां से साइन I और ये साइन E कैंसिल, क्योंकि दोनों I और E इक्वल हैं। यहां से साइन R1 कैंसिल, यहां से साइन R2 कैंसिल, यानी कि ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 1 म्यू 2 इज इक्वल इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 1 इज इक्वल टू 1। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मैं बताऊंगा, और वो रिजल्ट क्या कहता है
है अपन से, वो रिजल्ट आपसे ये कहता है कि अगर मैं आपसे यहां पर ये कहता, ये आपके पास एयर है, ये आपके पास वाटर है, ये आपके पास ग्लास है, ये आपके पास एयर है, तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं यहां पर यह चीज करूं कि ये मेरे पास है डब्ल्यू म्यू जी, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें भी एयर है इसमें भी एयर है, अलग कर दिया अपन ने, तो ये आ जाएगा ए म्यू डब्ल्यू इंटू जी म्यू ए। अब अपन लोग कभी भी ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का नहीं निकालते, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का निकालते हैं। तो ये अपने पास क्या अपन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का यूज करके इसको 1 करके ऊपर ले जा सकते हैं क्या? एयर आगे आ जाएगा, ग्लास पीछे, सो ये आ जाएगा डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू ए म्यू जी, ये चीज चली गई ऊपर इंटरचेंज होके, ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। भाई साहब आपके पास रिलेशन आ चुका है बिटवीन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, which is equal to W mu G is equals to A mu G upon A mu W। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो ऊपर रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो चीज नीचे चली जाएगी। ये है रिलेटिव, ये है एब्सोल्यूट। सो रिलेटिव और एब्सोल्यूट का रिलेशन आ गया। मैं आपसे कहता हूं कि अगर A mu G की वैल्यू आपके पास 3/2 है, A mu W की वैल्यू आपके पास 4/3 है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W mu G? आप कहोगे सर ये होता है म्यू जी बाय म्यू W, यानी कि ये ग्लास का है तो ग्लास ऊपर, वाटर का नीचे, जिसका निकाल रहे हैं वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो नीचे। ये आ जाएगा आपके पास 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3 विच इज इक्वल्स टू 9/8। सो योर आंसर विल बी 9/8। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक छोटे से वीडियो के अंदर अपन ने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को भी समझ लिया, अपन लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम भी समझ लिया, अपन लोगों ने स्नेल्स लॉ को भी समझ लिया, अपन ने अलग अलग तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी समझ लिया, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन को भी समझ लिया, एंगल ऑफ डिविएशन को भी समझ लिया और रिफ्रैक्शन के बेसिक्स को भी पूरे एक तरह से क्लियर कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैंने हमेशा हर वीडियो में कहा है कि शेयर करो इसको यार, क्योंकि इस समय सब पैनिक में है, तुम भी किसी की मदद करो, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।